नमस्कार, मैं मनोज कुमार कौटिल्य पाठशाला में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, एक सेशन मेरे द्वारा सहायक आचार्य के लिए भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित लाया गया। महत्वपूर्ण सवालों को वहां पर देखा गया। कई ऐसे सवाल थे जहां से सवाल पूछा गया है। आज का जो कड़ी है, आज का जो सेशन है, उसी क्रम को मुझे आगे बढ़ाना है। वैसे सवाल जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वैसे सवाल जिनको पूछने की संभावना है, वैसे सवाल जो सहायक आचार्य के लिए अति महत्वपूर्ण है, और वैसे सवाल जो केवल सहायक आचार्य के लिए नहीं बल्कि अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को लाया जा रहा है। वो भी भारतीय राज व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण सवालों को लाया जा रहा है। और आज का जो कड़ी है, आज का सेशन है, हम लोग आपके साथ में बढ़ाते हैं। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का कड़ी, और कुछ ऐसा है। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या क्वेश्चन कहता है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग डील करने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन कहता क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। यहाँ पर तैयार होने की बात कही जा रही है। तो जो तैयार होने का दिन है वो सही आंसर है 26 नवंबर 1949। आप सुने होंगे कि 26 नवंबर 1949 के दिन ही भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया, और उसी दिन संविधान सभा ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, उसे अंगीकृत भी कर लिया, और वो डेट है 26 नवंबर 1949। चूँकि जब 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया, उस दिन संविधान सभा में टोटल 284 सदस्य उपस्थित थे। उन 284 सदस्यों ने इसे हस्ताक्षर किया। तो जो तैयार हुआ वो डेट है ये। अब आता है एक डेट 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू कर दिया गया, और तब से देश गणतंत्र के रूप में जाना गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो दो बातें हैं। एक, तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 के दिन। एक, लागू कब हुआ? तो भाई 26 जनवरी 1950 के दिन। एक, उसे अंगीकृत कब किया गया? तो अंगीकृत भी किया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन। तो ये 26 नवंबर 1949 का जो दिन है, इसे लिखता है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो अगर ऐसा सवाल पूछे कौन से संवत विक्रम में भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, तो अंगीकृत जो किया गया वो है मेरा 2006, और जो डेट है 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो इतनी बातों को आपको याद रखना होगा। तो आंसर 26 नवंबर 1949। साथियों, अगर हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखा जाए कि अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति कहा जाता है। इसी समिति को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है, और इसी समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इसमें टोटल 7 सदस्य थे, और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अतः ये जो कहानी है कि प्रारूप समिति का गठन किनके प्रयासों से किया गया था, तो डॉक्टर BN राव के प्रयासों से किया गया था। तो ये भी जानना होगा कि आखिर कब किया गया था। तो ये किया गया था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो इतनी चीज़ों को याद रखना होगा
कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मसौदा समिति कहा जाता है, इसे पांडुलेखन समिति कहा जाता है, इसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। B.N. राव के प्रयासों से, डॉक्टर B.N. राव के प्रयासों से इसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया। अब दूसरी बात है कि राजेंद्र प्रसाद भी तो थे, तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो अगर हम इनके बारे में देखा जाए तो ये अस्थाई अध्यक्ष के पद पर थे। तीसरी बात है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ये अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो ये आपको याद रखना होगा। राजगोपालाचारी क्या थे? तो राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के बाद जो अंतिम वायसराय के तौर पर आए थे, वे वायसराय के तौर पर यही राजगोपालाचारी सी राजगोपालाचारी आए थे और ये थे अंतिम भारतीय वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे। तो मेरा क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कोई और नहीं, भीमराव अंबेडकर थे। तो चारों ऑप्शनों को मैंने देखने का प्रयास किया। साथियों, उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। आप इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। ये केवल सहायक आचार्य ही नहीं, बाकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए लगभग यूजफुल होगा। तो इसे देखने का काम करें। अगला क्वेश्चन बनता है, क्या भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया? तो ध्यान देंगे, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो कब पारित किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे, इसका सही जवाब होगा 22 जनवरी 1947 को। अब हम आते हैं कि क्या है ये मामला। तो 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव को या उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। तो सही आंसर क्या है? 22 जनवरी 1947। किसने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा था? तो 13 दिसंबर 1946 को। कब स्वीकार किया गया था? कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। हम आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन कहता है क्या? ध्यान से सुनेंगे। भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो देखते हैं। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है? नहीं। भारत में संसदीय शासन नहीं है, संसदीय शासक नहीं है, ये भी गलत। क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यस, ये वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है, ये तो है, परंतु सवाल क्या है? गणतंत्र का अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत ने लोकतंत्र के साथ गणतंत्र को अपनाया है, और जो गणतंत्र कहता है कि भारत का जो राष्ट्र का अध्यक्ष पद है, राष्ट्राध्यक्ष पद है, वो राष्ट्राध्यक्ष का पद कोई और नहीं बल्कि वंश के आधार पर नहीं, बल्कि निर्वाचन के आधार पर होगा। तो ये है कि मतलब वंशानुगत नहीं है, यही सही है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ पर जो राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रपति का पद जो है वो वंश के आधार पर नहीं बल्कि निर्वाचन के आधार पर है। और ये जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझना है। और ऐसे ऐसे सवाल भी लोग चूक जाते हैं, हमें चूकना नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो इसका आंसर क्या है देखते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का जिक्र नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना, यस, संविधान की प्रस्तावना में ये कही गई है। 9वीं अनुसूची में नहीं, 9वीं अनुसूची में तो भूमि सुधार से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। भूमि सुधार से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो 36 से
51 है, यहाँ भी ये बात नहीं है। मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच में है, ये भी यहाँ बात नहीं है। तो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये करता है संविधान की प्रस्तावना में करता है। और आप सबको पता होगा कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो केवल एक बार अभी तक संशोधन हुआ है, और वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, ये देखेंगे क्या कहता है। भारत में नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। जैसे कोई राज्य बनता है, कोई नया राज्य गठित हो रहा है, तो वो राज्य को किस प्रक्रिया के तहत उसे पारित करना होता है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, भारत में नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कैसे पारित होना अनिवार्य है? तो ध्यान देंगे, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों से नहीं, ये गलत हो गया। दूसरा कहता है कि संसद में साधारण बहुमत से, आगे पढ़ के देखते हैं शायद कुछ और मिले। संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन से, ये भी नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो कहता क्या है इसका सही आंसर? इसका सही क्या कहता है कि संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होगा तो नया राज्य को जो है वो नया राज्य विधेयक पारित समझा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य होता है संसद में साधारण बहुमत से, और साधारण बहुमत का होता है आधा प्लस 1। तो जितने मेंबर आए हैं उसके आधा प्लस 1 सदस्य अगर समर्थन जिता दिया तो ऐसी स्थिति को हम लोग साधारण बहुमत मानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? भारत का जो संविधान है वो निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो चारों ऑप्शन को पहले हमें पढ़ना होगा कि ऑप्शन क्या कहता है। जैसे ही चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या कहता है मामला। सबसे पहले देखते हैं समान आवास का अधिकार, देख लेते हैं आगे क्या करता है। समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो 4 ऑप्शन है, अगर देखते हैं हम इसका ऑपरेशन करते हैं तो समानता का अधिकार 14 से 18 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। ऐसा समान अधिकार जो है वो कहीं उल्लेखित नहीं है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा समान आवास का अधिकार। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि ये अच्छा लग रहा होगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में जो है वो अस्पृश्यता, छुआछूत, अनटचेबिलिटी का जो प्रावधान है वो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो 15 कहता है जाति, भाषा, लिंग, मूल वंश के आधार पर किसी के साथ राज्य भेदभाव नहीं करेगी। 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 कहता है अस्पृश्यता या तो फिर छूत का अंत। तो देखिए मेरा क्या क्वेश्चन है, अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। हम देखते हैं एक और अनुच्छेद 18 क्या कहता है। 18 कहता है उपाधियों का अंत। तो देख लेंगे अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या कहता है, ध्यान देंगे। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? जब कोई व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के तहत जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के जो मौलिक अधिकारों की रक्षा है वो कौन सा अनुच्छेद के तहत करता है? तो एक एक
आर्टिकल को हम लोग ऑपरेशन करेंगे। कहता क्या है, ध्यान से सुनेंगे। अनुच्छेद 16 अभी मैंने कहा जाति, भाषा, लिंग, मूल, वंश। 16 मैंने कहा लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। 21 जो कहता है वो 21 कहता है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। और जो 22 हमारा बच गया यही कहता है कि अधिकारों की रक्षा, अर्थात बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 22 में किया गया है। आगे क्वेश्चन है, क्या है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऐसा सवाल पूछा है। तो अगर आप 11 मौलिक कर्तव्य को जानते होंगे कि वो 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान समय में क्या है। आप सबको पता है मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। आप सबको पता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया। तो 1 से 11 के बीच में जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं उनमें से कोई तो एक यहाँ पर नहीं शामिल है। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, यही देखना है मुझे। राष्ट्रगान का सम्मान करना सही है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना सही है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो इसका जो सही आंसर है वो मेरा आंसर हो जाएगा सी, अर्थात नहीं में कौन शामिल है? तो नहीं में मेरा ये वाला शामिल है। तो आंसर सही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है, ये यहाँ मौलिक कर्तव्य का अंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है, अर्थात ये कहता है कि भाग 2 में क्या नागरिकता है, पहले देखते हैं। भाग 3 में क्या मौलिक अधिकार है, भाग 4 में क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और क्या भाग 5 में मूल कर्तव्य है। तो अगर आपको सारे भाग का अनुभव होगा कि भाग क्या कहता है, 1 से लेकर 22 तक का भाग क्या कहता है, तो आपसे ये सवाल बखूबी बनेगा। परंतु मैं देखूं तो भाग 2 में नागरिकता ये सही है, भाग 3 में मौलिक अधिकार ये भी सही है, भाग 4 में जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भी सही है, और मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 क में शामिल है। और अगर हम भाग 5 का जिक्र करें तो भाग 5 में द यूनियन, संघ का उल्लेख किया गया है साथियों। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो संघ भाग 5 में है, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो भाग 5 दिया है मूल कर्तव्य, जबकि मूल कर्तव्य मेरा कहाँ है? तो भाई 4 क में शामिल है, और जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल कर दिया गया। तो सही जो आंसर होगा कौन नहीं है, तो भाग 5 यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे सही है, और ये हमारा गलत है साथियों। तो आगे अगर बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखेंगे। और अगला क्वेश्चन कहता है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अछून रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? ये जो पॉइंट है हमारा किसमें किया गया है? तो ध्यान देंगे, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। तो ये जो एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात कही गई है, ये जो बात कही गई है ध्यान से सुनेंगे। ये जो मौलिक कर्तव्य हमारा, मौलिक जो कर्तव्य है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, उसी फंडामेंटल ड्यूटीज का ये तीसरा पॉइंट है। अर्थात तीसरा मौलिक कर्तव्य कहता है एकता और अखंडता की रक्षा करना। तो एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात जो है वो मौलिक कर्तव्य, तीसरा मौलिक कर्तव्य है। तो इस ऑप्शन में मेरा मौलिक कर्तव्य कहाँ मिल रहा है ये हमें चेक करना है। तो देख लेंगे, संविधान की उद्देशिका ये कट गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व
ये कट गया। मौलिक अधिकार ये भी कट गया, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ लिखा हुआ है? डी में, और इसका आंसर होगा डी। इस प्रकार यदि देखते हैं तो यही स्थिति है क्वेश्चन को पकड़ने का। अगर हम जानते हैं उसके बारे में तो सबसे पहले उसको हम लोग देखेंगे और उसका आंसर खुद ब खुद सामने आ जाएगा। अगला जो पॉइंट कहता है इसे हम लोग आराम से देखेंगे। कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है, तो भाई कैसे? यही तो जानना है। तो है क्या? वह स्वयं प्रत्याशी हो, पढ़ते हैं पहले। उसे राज्य विधान मंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, पढ़ते हैं। वह राज्य विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधान मंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो देखो कितना डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। जो अच्छे से नहीं इसे देखेंगे वो सामान्य तौर पर इसे गलत ही करके आएंगे। इतना बढ़िया ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो ध्यान देंगे। अब आपको मैं बताता हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो ध्यान देंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा भाग लेता है, राज्यसभा भाग लेता है और विधान सभा भाग लेता है। इस प्रकार देखा जाए तो विधान जो परिषद है, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, ये विधान परिषद भाग नहीं लेता है। और जब विधान परिषद नहीं भाग लेता है तो यहाँ पर कहाँ है विधान परिषद? चूंकि विधान मंडल के दो सदन हो सकते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो जब किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है तो उस राज्य के विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। तो उच्च सदन मेरा कहाँ मिला है? ऑप्शन सी में, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो साथियों देखिए कैसे कैसे सवाल होते हैं और हर सवाल को ऑपरेशन करना होता है। ये आप सेशन बढ़िया से देखेंगे तो सारा सवाल आपसे बनेगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यवाहक या कार्यभार ग्रहण करेगा? ध्यान से सुनेंगे, कौन करेगा या कौन करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे या राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए या कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उस दौरान उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार धारण करेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति भी धारण न करें, किसी कारण से न करे, तो उस दौरान जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये काम करेंगे। और इसका सही आंसर होगा ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और ऐसा एक बार हुआ है जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी। भारत के तात्कालिक राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की जब मौत हुई थी तब वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद धारण किया था। लेकिन जब वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उस पद को त्यागा तब जाकर के भारत के मुख्य न्यायाधीश जो थे सर्वोच्च न्यायालय के, मोहम्मद हिदायतुल्ला खां, मोहम्मद हिदायतुल्ला खां, इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद धारण किया था। और वो डेट था 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। इतनी चीज़ें हैं। मैंने क्या कहा? अब यहाँ से आपको 2 सवाल मिल गया, 3 सवाल मिल गया कि वो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी? जाकिर हुसैन। उसके बाद कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बना? वीवी गिरी। उसके बाद कौन बना? मोहम्मद हिदायतुल्ला खां। मोहम्मद हिदायतुल्ला खां कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने कब से कब पद पर काम किया? 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक काम किया। तो सही आंसर है हमारा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यस, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कहता है, ध्यान देंगे, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितने बार की गई है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा
आज तक कितनी बार की गई है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, एक होता है नेशनल इमरजेंसी संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, एक होता है स्टेट्स इमरजेंसी संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत। तो ये जो है नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाई गई है और ये विभिन्न राज्यों में कई बार लगाया जा चुका है, लेकिन फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 360 कहता है, ये भारत में आज तक कभी भी लगाया नहीं गया है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो यहाँ ऑप्शन है कभी नहीं, मतलब एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। यस, ये है आंसर। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, क्या कहता है क्वेश्चन, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? अब ये क्वेश्चन तो अब है ही नहीं, परंतु इसके बारे में जानना होगा। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? अल्पसंख्यकों को नो, एंग्लो इंडियन को यस, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्तियों को नो, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है नहीं, राष्ट्रपति खुद नहीं करते हैं बल्कि वो मंत्री परिषद के सलाह से अपॉइंटमेंट करते हैं। तो जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे वो ये अधिकार दिया गया था संविधान के अनुच्छेद 331 में, अर्थात लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, परंतु 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत ये प्रावधान हटा दिया गया। परंतु अगर ऐसा क्वेश्चन आए, अगर पुराना क्वेश्चन टाइप हो जाए गलती से एग्जाम में भी, तो वहाँ आपको ये लगाना होगा आंसर एंग्लो इंडियन। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको पकड़ना होगा कि मेरा ऑप्शन क्या कहता है, फिर आप आंसर करेंगे एकदम आराम से पढ़कर। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। यस, हटाया जा सकता है, कदाचार के मामले में, संवैधानिक उल्लंघन के मामले में तो हटाया जा सकता है। और हटाने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो महाभियोग कहलाती है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। एक लाइन का सवाल, राष्ट्रपति को कार्यकाल के दौरान किस रूप से हटाया जाता है? महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है या हटाया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है? 61। ये किस देश से महाभियोग के प्रावधान को लिया गया है? यूएसए से। आज तक भारत के कितने राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया गया है? एक भी नहीं, एक भी नहीं। हटाना तो दूर बात, महाभियोग की प्रक्रिया भी नहीं चली है। तो सवाल फिर आता है कि सर आखिर महाभियोग की प्रक्रिया चलाएगा कौन? बढ़िया बात है। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो चलाएगा वो संसद चलाएगा, और संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। तो ये चलाने की प्रक्रिया या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है, परंतु पारित करने के लिए दोनों सदनों की उपस्थित बहुमत का 2/3 होना आवश्यक होता है, अन्यथा ये पूरी नहीं हो पाएगी, जो आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर लगाया नहीं गया है। तो बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? यस, नहीं रहे थे। तो ये जो क्वेश्चन है नहीं रहे थे, इसमें से मोरारजी देसाई भी रहे हैं, चौधरी चरण सिंह भी रहे हैं, PV नरसिम्हा राव भी रहे हैं, और हमारा जो है चंद्रशेखर सिंह, ये नहीं रहे हैं। तो क्वेश्चन को पकड़ना होगा कि आखिर कौन नहीं रहे हैं। तो ये चंद्रशेखर जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित नहीं किए हुए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब आगे आते हैं, ये सारा का सारा नहीं है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। बढ़िया क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 78 क्या कहता है।
तो सुनेंगे क्या कहता है। लोकसभा के अध्यक्ष का नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का उल्लेख तो संविधान का अनुच्छेद 93 करता है। राज्यसभा के सभापति का नहीं, सभापति का उल्लेख तो 89 करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का ये तो 148 से लेकर 151 तक में करता है। और सवाल क्या करता है, प्रधानमंत्री का। यस, तो कहता है अनुच्छेद 78। इसका सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या कहता है, अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपने सारे कार्यों की सूचना देगा। तो ये कहाँ कहा गया है, 78 में, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का प्रधानमंत्री के, अर्थात प्रधानमंत्री सारी सूचनाओं को राष्ट्रपति को सुपुर्द करेगा। ये क्वेश्चन है। देखिए कहाँ से क्वेश्चन, कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। ये आसान सा क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन क्या है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र सीमा को पूरा कर चुका होगा। तो सबसे पहले देखते हैं 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 25 वर्ष। कहा गया है कि लोकसभा का चुनाव अगर आप लड़ते हैं तो 25 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी। उसके बाद न्यूनतम उम्र सीमा का जिक्र है, अधिकतम का कहीं जिक्र नहीं है। तो अब देखते हैं कि इसका आंसर 25 हो गया। तो फिर 21 क्या है, 21 जो है वो पंचायत का या नगर प्रशासन का चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है। अब आते हैं 18 क्या है, तो 18 जो वो भारत में वोट देने का उम्र सीमा निर्धारण किया गया है। अब हम आते हैं कि ये क्या पहले 18 था, नहीं, पहले 21 था। इसे जो 18 किया गया वो था 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत, लेकिन इसे लागू किया गया 1989 में। तो साथियों इतनी बातों को याद रखना होगा कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए 25 वर्ष, 18 वर्ष वोट देने का उम्र सीमा है, 21 वर्ष जो है हमारा वो क्या है, पंचायत और नगर प्रशासन का चुनाव लड़ने का उम्र सीमा है, और 25 वर्ष लोकसभा और विधानसभा दोनों है। मतलब यहाँ पर लोकसभा का भी है और विधान सभा का भी है। ये है मेरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं साथियों। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता। लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो उसी सदन का होता है और उसी सदन के सदस्यों के द्वारा चयनित किया जाता है। विधानसभा का होता है, विधान परिषद का ये भी होता है, लेकिन राज्यसभा के जो सभापति हैं वो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और राज्यसभा का सभापति जब उपराष्ट्रपति होते हैं तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। मतलब कहा जाता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो परंतु राज्यसभा का सदस्य न हो। ये है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 21 का आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, और बी ही सही आंसर बताता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि, क्यों कहते हैं अस्थाई सदन, ध्यान देंगे, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। यहाँ वंश परंपरा तो है नहीं। अगर वंश परंपरा होगा तो सोचा जाएगा तो ये मेरा कट गया। फिर सुनते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। यस, ये कभी भंग डिजॉल्व नहीं होता है। संसद के 2 सदनों में, एक लोकसभा और एक राज्यसभा में, केवल लोकसभा डिजॉल्व होता है प्रत्येक 5 वर्षों पर, लेकिन राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होता है। तो ये आंसर सही है। कुछ सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी हमारा सही है। तो कुछ सदस्य में कितने सदस्य,
एक तिहाई सदस्य, एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर होते हैं, फिर उतने लोग आते हैं। इस प्रकार से मेरा ऑप्शन होगा बी और सी, और ऑप्शन जो डी मेरा है वो बी और सी कहता है। तो ऐसे ऐसे सवाल है साथियों। अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में लोकसभा का स्पीकर अर्थात अध्यक्ष क्या होता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष, अभी मैंने कहा अध्यक्ष का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया है। तो क्या है, मनोनीत किया जाता है? नहीं। निर्वाचित किया जाता है? नहीं। नियुक्त किया जाता है? नहीं। तो क्या बच गया मेरा? चयनित किया जाता है। किसके द्वारा? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चयनित किया जाता है। ये है मेरा सही आंसर। तो फिर से सवाल कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष चयनित किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनेंगे। भारत की संसद में होते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भारत के संसद में होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संसद का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है। तो संसद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 करता है, और इसी 79 में कहा गया है कि संसद के 3 अंग होंगे। एक राष्ट्रपति होगा, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब ऑप्शन ढूंढेंगे कि राष्ट्रपति कहाँ है, लोकसभा कहाँ है और राज्यसभा कहाँ है। तो देखेंगे, एक हो गया राष्ट्रपति, एक हो गया राज्यसभा और एक हो गया लोकसभा, एक हो गया लोकसभा। तो ये जो मेरा 24 का क्वेश्चन है, भारत की संसद में होते हैं, राष्ट्रपति भी है, देख लीजिए, राज्यसभा भी है, यस, लोकसभा भी है। 1 2 3। अब 1 2 3 मेरा ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन है ए नंबर। तो जो 24 का आंसर होगा वो ए होगा, अर्थात राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है। तो संसद का उल्लेख साथियों कौन सा अनुच्छेद करता है? 79 के अनुसार संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ऑप्शन आपका मिला और सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का अध्यक्ष, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष, देखिए क्या कहता है, राज्यसभा का अध्यक्ष, ध्यान से सुनेंगे, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है? नो, इनका तो चुनाव होता है। संसद द्वारा चयनित होता है? फिर से सुनेंगे, संसद द्वारा चयनित होता है? ये देखेंगे, नहीं भैया, चयनित नहीं होता है, चुनाव होता है। चयनित नहीं होता है, चुनाव होता है। राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है? नहीं, राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा भी नहीं चुना जाता है। बचा ऑप्शन क्या? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होंगे उपराष्ट्रपति, ऐसा अनुच्छेद 64 कहता है। तो 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। और क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा का अध्यक्ष क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। तो मैंने ये कहा कौन से अनुच्छेद के तहत? 64 के तहत। ऐसे ऐसे सवाल भी होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें तो कहता है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार साथियों संविधान के अनुच्छेद 123 में दिया गया है, और जैसे ही अध्यादेश जारी होता है तो जारी होने के 6 माह तक ये प्रभावी रहेगा। लेकिन क्वेश्चन है, संसद का सत्र अगर शुरू हो जाए तो शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर इसे पारित करना होगा, अन्यथा वह अध्यादेश स्वतः समाप्त समझा जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में देखता हूँ 1 माह है क्या? नहीं। 6 सप्ताह है क्या? यहाँ 6 माह का जिक्र किया गया है। 8 माह का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो स्थिति मेरी बन क्या गई? 6 माह, सॉरी मिस्टेक हुआ,
तो ये 6 माह नहीं, ये 6 सप्ताह होगा, 6 सप्ताह होगा। तो सही आंसर इसका जो है वो 6 सप्ताह है, 6 माह नहीं है। तो यहां पर हम लोग ये देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखें और अपने मन में सोचिए इसका आंसर क्या होगा। क्या क्वेश्चन है? राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। तो ध्यान देंगे, राज्य की संचित निधि का उल्लेख जो है वो संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। और जब संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख किया गया है तो इसका जो रक्षक होता है वो रक्षक कोई और नहीं बल्कि राज्यपाल होते हैं राज्य के स्तर पर। लेकिन यही अगर केंद्र के स्तर पर जाएंगे तो केंद्र के स्तर पर जो रक्षक होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है? रक्षक शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। क्या गया है? संचालन। तो संचालन करने का अधिकार राज्य के विधान मंडल को प्राप्त होता है। ऐसे ऐसे सवाल होते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है और संचालन करने का अधिकार राज्य विधान मंडल को है। और राज्य विधान मंडल का उल्लेख जो है वो संविधान के अनुच्छेद 168 में किया गया है। और 168 में कहता है कि विधानमंडल के 2 सदन हो सकते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा का उल्लेख 170 में और विधान परिषद का उल्लेख 169 में। तो साथियों कैसे कैसे सवाल है ये आपके बीच में, और अच्छे अच्छे सवाल भी लाए जाएंगे कोटलिया पाठशाला की तरफ से। तो उम्मीद है कि ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो इसका सही आंसर होगा राज्य विधानमंडल। मैंने वो आपको कहा कि विधानमंडल का उल्लेख कहाँ किया गया है? 168 में। कितने सदन हो सकते हैं? 2, एक विधानसभा एक विधान परिषद। परंतु प्रत्येक राज्यों में विधान परिषद अभी नहीं है, मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। और वो इस प्रकार से है कि कौन कौन से है, वो कौन कौन से? तो तेलंगाना में है विधान परिषद, बिहार में है विधान परिषद, उत्तर प्रदेश में है विधान परिषद, कर्नाटका में है विधान परिषद, आंध्र प्रदेश में है विधान परिषद और महाराष्ट्र में भी है विधान परिषद। तो साथियों अगर और इसको हम देखें, ऑपरेशन करें, तो तेलंगाना में 40 सदस्यों वाला है, बिहार में 75 सदस्यों वाला है, उत्तर प्रदेश में 100 सदस्यों वाला है, कर्नाटका में 75 सदस्यों वाला है, 75 सदस्यों वाला है, और फिर जाकर के आंध्र प्रदेश में 50 सदस्यों वाला है और महाराष्ट्र में 78 सदस्यों वाला है। तो साथियों ये जितनी बातें हैं हर लाइन से सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? बढ़िया क्वेश्चन। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? तो हम लोग देखेंगे किसके किसके। तो विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, यस लेती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, ध्यान से सुनेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है? नहीं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा को चुनाव लेने का अधिकार दिया गया है, बाकी अधिकार नहीं है। राज्यसभा के तीसरा है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेती है, यस, चूंकि राज्यसभा के सदस्यों को विधानसभा के सदस्य ही वोट करती है। तो मेरा जो ऑप्शन होगा इस आधार पर वो होगा 1, 3 और 4। तो अब हम मिलाएंगे साथियों, 1, 3, 4 कहाँ है? तो 1, 3, 4 हमारा है बी नंबर में। तो सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। ऐसे क्वेश्चन को पकड़ेंगे, क्वेश्चन किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कौन सा संशोधन यहाँ पर हम देखेंगे, और वो संशोधन है 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन से पहले भी 61वां संविधान संशोधन राजीव गांधी के समय लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हुआ था। अंततः 73वां संविधान संशोधन जब लाया गया था सितंबर 19
1991 ईस्वी में और इसे 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा ने पारित किया। इसे 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने पारित किया। इसे 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने पारित किया और फिर इसे 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू कर दिया गया और वो 73वां संविधान संशोधन था। तो इतनी बातों को आपको जानना होगा। तो संविधान क्या कहता है, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था, तो सही आंसर है हमारा 73वां संविधान संशोधन। 61वां भी किया गया था लेकिन वो सफल नहीं रहा और यहाँ इन चारों ऑप्शनों में 61वां का कहीं कोई जिक्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों। कहता है संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है। मतलब जब 73वां संविधान संशोधन शामिल किया गया तो 73वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में एक नई अनुसूची को जोड़ा गया और वो अनुसूची है 11वीं, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो साथियों ये याद रखेंगे कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 73वां के तहत। तो फिर 10वीं अनुसूची क्या कहता है? 10वीं कहता है दल बदल कानून, दल बदल कानून। 13वीं अनुसूची क्या कहता है? तो संविधान में 13वीं अनुसूची है ही नहीं। और 12वीं क्या कहता है? तो 12वीं कहता है नगर प्रशासन। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो नगर प्रशासन हम कह सकते हैं या नगर पालिका कह सकते हैं, तो ये 12वीं अनुसूची में है। 10वीं में दल बदल है, 12वीं में नगर प्रशासन है और 13वीं अभी तक है ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 11वीं अनुसूची। तो ऐसे ऐसे जो सवाल होते हैं, हर एक सवाल को अगर हम डिफाइन करें तो जाहिर सी बात है कि एक सवाल में कई सवालों का भंडार होता है। तो ऐसे ही आपके बीच में और सवाल भी लाए जाएंगे मेरे द्वारा। आज का सेशन उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाने का काम करें। ये सहायक आचार्य ही नहीं बल्कि कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों आज का सेशन में 30 क्वेश्चन को रखा गया, लेकिन 30 क्वेश्चन में कई क्वेश्चन छिपे हुए थे। आप इसे अच्छे से देखेंगे और फिर अगले सेशन में आपके साथ मैं मिलूंगा और तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद और धन्यवाद।